सबसे पहले हम देखते हैं चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण क्या होते हैं? यदि हम चुंबकीय गुण को देखेंगे तो चुंबकीय गुण होते क्या है, पहले इसके बारे में देखेंगे। तो चुंबकीय गुण क्या होंगे? यहाँ पर दो प्रकार के चुंबकीय गुण क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र में दो प्रकार के गुण होते हैं इसके। एक होता है अनुचुंबकीय, दो प्रकार के गुण माने जाते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। एक तो हमारे पास अनुचुंबकीय हो, ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुण दो प्रकार के है ना, एक होता है अनुचुंबकीय और दूसरा हमारे पास प्रतिचुंबकीय। दो प्रकार के गुण होते हैं, एक अनुचुंबकीय हो गया और दूसरा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब हमें जानना चाहते हैं कि अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? कि जैसे एक चुंबक है, यहां पर हमने क्या लिया? कोई चुंबक लिया और उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर कोई पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, यहां पर चुंबकीय बल का अनुभव करने लगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र है उसका। मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया जो चुंबकीय, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या करता है? किसी प्रकार का बल, या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, जहां तक किसी चुंबकीय गुणों को, ये चुंबकीय क्षेत्र हो। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी भी जो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के जो तत्व है हमारे पास, एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व, यदि उनको यहां रखें, मान लीजिए स्कैंडियम लेके आते, ठीक है ना, तो यहां पर स्कैंडियम को लेकर के हम इस चुंबकीय क्षेत्र में आए, तो यहां पर क्या प्रदर्शित किया होगा? किसने? स्कैंडियम। वह अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा? तो पहले हम इनकी परिभाषा समझ लेते हैं कि अनुचुंबकीय होता क्या है। जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होता हो, जो क्या कर रहा हो? आकर्षित हो रहा हो। जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा हो? आकर्षित हो रहा हो, है ना। यानी कि आकर्षित का मतलब वो क्या कर रहा होगा? उसके तरफ खींचा आ रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसे बोलेंगे अनुचुंबकीय। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? दूर भागते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक, दो चीजें याद रखोगे। यदि जो पदार्थ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। और जो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षण को दिखाता है, दूर भागता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो दो प्रकार के पदार्थ हमारे पास हैं, एक अनुचुंबकीय जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। जो आकर्षित चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। और जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं उससे, उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है डी ब्लॉक के एलिमेंट को। डी ब्लॉक का एलिमेंट हमने लिया स्कैंडियम। अब स्कैंडियम को हमने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र में ले गए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, ये पता करना। तो इसका मालूम कैसे होगा बेटा? इसका मालूम कैसे लगाएंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है? इसका मालूम कैसे होगा?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है स्कैंडियम को हम क्या करते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लेते हैं। स्कैंडियम स्कॉन स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21। यहाँ पर क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6, इसका बहुत ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ये तो स्कैंडियम। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो अंतिम कक्षा है इसके बाद, जिसमें डी कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो डी के पास 5 कक्षक होते हैं, है ना, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा। जिसके पास क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा। तो देखो यहाँ पर स्कैंडियम के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, ये आकर्षित होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, और इसको हम बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर, मेरी बात समझ में आई कि यदि किसी भी डी ब्लॉक के तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास उसमें आकर्षित होगा। आकर्षित होगा तो हमें पता लग जाएगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब दूसरे को देखते हैं। चलो स्कैंडियम हमने देख लिया। स्कैंडियम के बाद क्या होगा बेटा, जो पदार्थ जिनके पास क्या होगा, अब मान लीजिए तो स्कैंडियम किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल। लेकिन हमने ले लिया जिंक, जेड है, तो ये क्या होगा बेटा, आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, जिंक चुंबकीय सर क्षेत्र प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित होगा। वेरी नाइस। लेकिन क्यों होगा प्रतिकर्षित, कुछ बता सकते हो बेटा, प्रतिकर्षित क्यों होगा। ये तो तुमने सही बताया कि वह प्रतिकर्षित होगा, लेकिन क्यों होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। देखो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, ऐसे पहचान लेंगे हम, है ना। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे जिंक का परमाणु क्रमांक हुआ 30, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, ठीक है ना, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। इसका 30 होता है परमाणु क्रमांक। देखो 10 से हो गए 20 हो गए और 10 30 हो गए। यहाँ डी कक्षा को देखो, तो डी कक्षा में क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो 2 ही हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 2 8 हो गए और 2 10 हो गए। किस किस 5 कक्षक होते हैं, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन। और एस में भी क्या है, 2 है। इसके पास क्या है, सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसलिए जिंक क्या होगा, जिंक हमेशा इसमें पर क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, क्योंकि इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे पास क्या होगा, जिसमें भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा, चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या, कौन से वाले होंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे। दूसरा पॉइंट है, जो युग्मित पदार्थ होंगे, सॉरी, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे और वो क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे। ये हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हमें निकालना बेटा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट। ये दो चीजें तो हमने क्लियर कर ली, सबको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण, है ना? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका एक चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या होता होगा बेटा चुंबकीय आघूर्ण? ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, और जब भी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट को, चुंबकीय आघूर्ण को हम दिखाते हैं बेटा म्यू से। किसे दिखाते हैं? म्यू से। इस पे एक प्रश्न जरूर आता है, और म्यू इज इक्वल टू, हमेशा याद ध्यान रखना कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू, म्यू बराबर हमारे पास होता है, यहां पर आएगा अंडर रूट लगाएंगे, और एन प्लस 2 होता है। अब यहां पर एन क्या हुआ? समस्या ये है कि एन क्या हुआ? ये तो हो गया म्यू, हो गया चुंबकीय आघूर्ण, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रत्येक जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एन क्या है? एन यहां पर होगा बेटा, इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो एन होगा वो हमारे पास होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? हमने ये निकाल दिया। यहां पर क्या करना है कि हमें एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसको हम यहां रख लेंगे, हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्कैंडियम का लेते हैं। स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी बेटा? स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? अभी तो निकाला हमने, एक। एक। राइट, इसमें एक थी बेटा, अभी हमने निकाला है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हमें स्कैंडियम का हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा? देखो एन, एन की जगह क्या रखेंगे हम? एक, क्योंकि उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या आएगा? एक प्लस 2, एक एन की जगह एक रखेंगे और प्लस 2, ये बराबर आ जाएगा 2 और 1 3 का गुणा 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का जो मान निकाल लेते हैं, यदि आप लोग निकालना आता हो, आपको आता था अंडर रूट का मान निकाल, ये 1.7 के समथिंग आए, 1.7 के लगभग आए। अंडर रूट का मान निकालना आता है? नहीं आता, तो आप लोगों को सीखनी, बेसिक मैथ्स है बेटा, है ना? इनको सीखना है आप लोगों को, अंडर रूट का मान। जैसे हमारे पास 3 है, तो 3 का यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, पहले 1 से देंगे, 1 से देंगे तो 1 बार देंगे, 2 से देंगे तो 2 बार देंगे। जैसे हम 2 से भाग देना चाहेंगे ना, तो 2 दूने, फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 से करना होगा तो 2, यहाँ पे 2 ही बार देना पड़ेगा, तो 2 दूने 4 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अंडर रूट में क्या करते हैं? समान रूप से देते हैं, है ना? तो जैसे हमें 3 में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर कितना बचा? 2, फिर इसका डबल करते हैं 2, है ना? और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर यदि हम एक बार देंगे तो डबल हो जाएगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संख्या और यहाँ 2 जीरो होते हैं एक साथ, है ना? 2 जीरो लगाते हैं इसमें, तो 2 जीरो एक साथ उतार लेते हैं। अब देखो एक बार देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन ये एक बार कम हो रहा है, 21 से कम 21 ही होगा, है ना? लेकिन हमें 7 बार देखते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा लगभग समथिंग, 7 से 49, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ये इस प्रकार से दिया जाता है, 1.7 के लगभग आ रहा होगा, है ना? 8 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है ना? 1.8 तो नहीं होगा, 7 ही होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से अंडर रूट निकालना है। अब ये तो हो गया किसका? स्कैंडियम का। दूसरा मैंने बताया था टाइटेनियम। टाइटेनियम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? कितनी थी बेटा? टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलो एक बात देखो, 22 होता है ना? हाँ, टाइटेनियम का 22 हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। अब देखो ये तो दो पूरे हैं, लेकिन डी के फिर कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में देखो 1 2 3 4 5 है ना। तो हमारे पास दो हैं, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कितने होंगे? दो। इसमें दो आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन। यदि हम स्कैंडियम का चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा स्कैंडियम का? तो म्यू इज इक्वल टू स्कैंडियम के लिए क्या, सॉरी टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होगा कैसे निकालेंगे? तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एन, और यहाँ पर क्या आएगा? एन प्लस टू। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? दो। बताओ कि दो दो। है। हाँ, तो दो और दो प्लस दो, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। अब कितना होगा? दो दूने चार हुआ, और चार का दूना 8 हो गया, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 को कैसे निकाला जाता है? 3 3 जा 9, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। देखो अंडर रूट 8 का जब अंडर रूट निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? देखो यदि आपको आगे ना निकालना है तो यहीं से निकाल लेना, है ना। पहले देखो बेटा, एक से देंगे तो एक एकम एक हो जाएगा, दो से देंगे तो दो से दो दूना चार हो रहा है ना। दो का दूना चार हुआ। लेकिन हमें क्या करना बेटा? देखो दो का दूना चार हुआ, तो ये 3 बार देखेंगे तो 3 का गणेगा, तीन तिया 9 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें 2 बार देना पड़ेगा। 2 दूने 4 हो गया। अब कितना बचा? 4। फिर क्या करते हैं? दशमलव लगाएंगे। यहाँ जीरो डबल जीरो एक साथ 2 जीरो उतरती, और इस 2 का दूना कितना आ जाएगा? 4। इसका दोगुना फिर यहाँ 4 हो जाएगा। अब एक बार देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, है ना। लेकिन ये 400 है, और ये 40 है, तो 40 और 400 का अंतर कितने का अंतर आ रहा है? लगभग 9 बार आ रहा है ना। 50, 5, 8, 40, लगभग 8 बार जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 8 बार यहाँ देंगे तो 8, 8 अठा 64 का 4 हो जाएगा 6, और 8 को 32 और 6 38, इस टाइप से। तो लगभग 3 चौर, ये कितना आएगा? 2.8 के लगभग है। इसका चुंबक आघूर्ण कितना होगा? 2.8। ऐसे करके हमें निकालना है। अब हमारे पास दूसरा सबसे ज्यादा किसके थे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 3D सीरीज। क्रोमियम। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। हमारे पास जो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसमें थे बेटा क्रोमियम में। तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालो, वो आप लोग निकालें। उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ये आप लोग निकाल के बताओ मुझे। जल्दी निकालो, क्योंकि उसमें कितने हैं ये तो तुम्हें पता है। 6 क्या है उसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अंडर रूट 48। अंडर रूट 48। चलो ठीक है, इतना 48। ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, अंडर रूट 48 तक हमने निकाल दिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एन, और एन प्लस टू। टू तो फॉर्मूले में है ना। तो यहाँ पर देखो, हमने कहा कि क्रोमियम में कितने हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे? 6, और यहाँ क्या आएगा? 6 प्लस 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो 8 होगा, 8 छक्का 48, यानी कि 48 होगा। सही बताया बस, है ना। तो देखो बेटा 48 होगा। अब 48 का यदि हम अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले इसमें स्क्वायर के फॉर्म में आता है। जैसे 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, 7 सत्ता 49। देखो 7 7 जा 49 होगा, ये 48 है, तो इसका मतलब 6 टाइम जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा। तो अब कितना बचा है इसमें से? 12। फिर दशमलव लगाएंगे, एक डबल जीरो लगेगा, अभी 1200 हो जाएगा। तो 6 का दूना पहले 12 यहाँ हो जाएगा, है ना। और कितनी बार जा सकता है इसमें भाग, अब हमें देखना होगा, है ना। यदि हम देखेंगे तो 12 संख्या लगभग 8 बार जाएगा सर, आई थिंक, है ना। 8 बार जाएगा, देखते हैं 6.8 आ रहा कि नहीं आ रहा। 8 इज 64, 6, और 8 दूनी 16, 6, 22, 2, और 8 कम 8 हो गया, यानी कि 1000
समथिंग आ रहा है। यदि हम 9 बार करें इसको तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है ना? तो ये मान के चलो हमने 6.8 के लगभग हमने इसका क्या गुण निकाल लिया। आप लोग देख लेना, हो सकता है 9 बार जा रहा हो, है ना? तो हमें 9 बार यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ये कितना आएगा? 6.8। इसका क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। तो ये निकालने के लिए आएगा, आपके पास आएगा कि किसी भी एलिमेंट्स का चुंबकीय आघूर्ण निकालना कैसे। ठीक है, तो ये दशमलव जो पूर्ण संख्याएं होंगी उसके नजदीक उसके, देखो यहाँ 6 पॉइंट कितना है, ये पहली संख्या 6, ये क्या दिखा रहा है उसका? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। इसका कितना आया? 2 पॉइंट। इस वाले का कितना निकाला था हमने? इसको हमने 4 8 अंडर रूट 8 को कितना बताया था? 2 पॉइंट समथिंग आया था, 2.8 2.8 है ना? तो देखो बेटा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें भी देखो ये जो संख्या है ना नंबर वाली, वो लगभग लगभग उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को दिखाता है। अब देखो हमने 6.8 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है? 1 पॉइंट, जिसमें क्या है? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें ये पता भी लग जाएगा, है ना? इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, वो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलर, रंग कैसे आता हूँ। रंग वाला बहुत महत्वपूर्ण है इसका, है ना? इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो इसमें से यदि आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, कि इसका कलर कैसे होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव लिख लिया, एक पॉजिटिव, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम रंगीन आयन देखते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखेंगे कि ये सारे के सारे तत्व इसमें कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। क्यों होते होंगे रंगीन? इसको समझने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो पहले कारण तो इसका ये है बेटा कि ये रंगीन क्यों होते होंगे। इनके पास जो होगा, पहला जो कारण है, एक कारण तो ये है, इनके पास जो डी एन माइनस वन जो कक्षा होगी वो अपूर्ण होती, यानी कि सिंपल जो 3D कक्षा है, 3D कक्षा, 4D कक्षा, है ना, जो हमारे पास होगी, और 5D सीरीज होंगी, 5D वाले ऑर्बिटल होंगे, वो कैसे होता है? अपूर्ण होता है। पहला रीजन ये, अपूर्ण होने से क्या होंगे? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कलर आता है। तो पहला कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा? डी एन माइनस वन अपूर्ण होता है, जिसके कारण खाली कक्षा, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा? खाली जगह पे क्या होगा? के कारण कलर्ड होते हैं। इसमें एक आ जाएगा। अब क्यों होता होगा ऐसा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सीएफटी का सहारा लेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सहारा लेंगे, ठीक है ना? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर डी के कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक है, 5 ठीक है ना? यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5 है ना? 5 कक्षक होते हैं, बराबर होते हैं, मेरे थोड़ा छोटे बड़े हो गए। तो यहाँ पर 5 कक्षक होते हैं। इनके नाम पता है आप लोगों को? किसी को मालूम है इनके नाम? इन जो डी कक्षक हैं, इन डी कक्षकों के नाम मालूम है आप लोगों को किसी को? जो डी कक्षक होते हैं, मैं ऐसे बता दूं। अभी मैं किसके आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को? ये बता रहा हूं सीएफटी के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार, ठीक है ना? ये जो डी कक्षक है यहाँ पर, ये समान ऊर्जा वाले होते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। लेकिन कब तक समान होती है? जब तक ये कैसे होते हैं? किसी परमाणु या लिगेंड से नहीं जुड़े होते हैं। मान लीजिए किसी लिगेंड, मान लीजिए पहले हमें मान के चलते हैं, इनकी ऊर्जा क्या है? एक समान है। कब तक है? मान लीजिए कोई भी तत्व हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इस समान ऊर्जा है। लेकिन जैसे इसके नजदीक क्या हुआ
कोई लिगेंड्स आए, मान लीजिए NH3 इसके नजदीक आने लगे, तो यहां पर क्या हो जाता है, वो डिजनरेट करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, विपाटन होने लग जाता है उनमें, है ना। और उनमें क्या होता है कि कुछ की ऊर्जा कम हो जाती है और कुछ की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर ये समान ऊर्जा वाले हैं। और इन कक्षकों के नाम क्या है, ये देखोगे, ये है DXY, एक कक्षक का नाम, DYZ दूसरे का नाम, तीसरे का DZX तीसरे का नाम, और चौथे का नाम DX² माइनस Y² और DZ²। ये पांचों के नाम हो गए। लेकिन ये तब तक समान ऊर्जा वाले हैं, अभी तक क्या है, समान ऊर्जा वाले। लेकिन जैसे क्या होता है, कोई लिगेंड इसके पास आता है तो इसकी ऊर्जा थोड़ा बढ़ जाती है और इसमें विपाटन हो जाता है। और विपाटन होने के बाद इसमें ये दो भागों में टूट जाते हैं। और एक दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, ये होता है बेटा, एक दो पार्ट में बन जाते हैं। एक कम ऊर्जा वाले होंगे, एक क्या होगा, कम ऊर्जा में जाएगा, और एक अधिक ऊर्जा में। कैसे टूटेंगे, देखो, यहां पर से कुछ ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ ऑर्बिटल क्या होता है, ऊपर ऊर्जा चले जाती है, और कुछ की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कौन बताता, हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती, CFT बताती है ना। और जो ऊपर जाने वाले होते हैं वो कौन से हैं, उनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, EG, उनको बोलता है EG ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए, एक और दो, दो तो ऊपर चले गए। और इनका ये कौन से गए ऊपर, ये गए DX² माइनस Y² और DZ², ये ऊपर गए, तो ये कहलाते हैं EG ऑर्बिटल। और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास तीन नीचे आ गए, जिनकी ऊर्जा कम थी वो नीचे की तरफ आ गए, और इनको कहा जाता है बेटा T2G ऑर्बिटल। इनको क्या कहा जाता है, T2G ऑर्बिटल। और यहां पर क्या होगा, इस वाले में, इसमें जो, इसको ये होगा DXY, DYZ और DZX, ये हुआ। अब क्या होता है कि मान लीजिए इनमें क्या हुआ, इसका कलर आने का कारण क्या है, रंग, इसका रंग से क्या संबंध है। मान लीजिए कि यहां पर कोई ऊर्जा इसने ग्रहण की, यहां कोई इलेक्ट्रॉन था और इसने ऊर्जा को ग्रहण किया, और ग्रहण करने से क्या होगा, ये यहां से जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में, हाई ऊर्जा में चले जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, ये भी D ऑर्बिटल था, ये भी क्या था, D ऑर्बिटल, और ये ऊपर वाला भी क्या है, D ऑर्बिटल। तो यहां पर एक घटना हुई जिसको बोलते हैं हम डी संक्रमण। D ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल में संक्रमण हुआ, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल में क्या हुआ, संक्रमण। और डी संक्रमण के कारण क्या होता है, हमें कलर दिखाई देते हैं। जब ये उच्च ऊर्जा प्रकाश को ग्रहण कर लेता है तो उसमें से कुछ ऊर्जा तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो कुछ ऊर्जा जो बाहर निकलती है वो हमें कलर के रूप में दिखाई देती है। तो डी संक्रमण के कारण हमें क्या होते हैं, कलर दिखाई देते हैं। ये कौन समझाता है, ये हमेशा समझाता है हमें CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और कलर देखो, कलर हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, एक तो क्या होगा, इसका कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कलर कैसा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया, इसलिए कलर आया। दूसरा क्या हुआ, लिगेंड की प्रकृति। जो लिगेंड्स है बेटा, लिगेंड्स जो होंगे, अभी बताऊंगा मैं आगे नए नेक्स्ट चैप्टर में कि लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स इससे जुड़ते हैं, तो लिगेंड की प्रकृति भी हो सकती है इसमें, है ना। लिगेंड्स का नेचर क्या होता है, लिगेंड, लिगेंड क्या होता है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लिगेंड की जो प्रकृति है उसके कारण भी क्या होता है, कलर आता है। तीसरा क्या होता है, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स यौगिक है उसकी ज्यामिति होगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति होगी, है ना, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण भी कलर आता है। तो ये तीन कारण हमने बताया, है ना। कौन कौन से कारण है,
एक तो हमारे पास कौन से हो गए, ये 3 कारण आ गए। एक आयु में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? एक आयु में इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा लिगेंड की प्रकृति हो गई, और तीसरी उसकी ज्योमेट्री हो गई। तो 3 कारण है बेटा इसके, है ना? इन 3 कारणों से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 कारण है, इनके कारण उसमें कलर आता है। ठीक हो गया? किसी को कुछ पूछना है इससे संबंध में? कुछ पूछना बेटा? तो यहां पर आपको सिंपल ये लिखना है कि जो कलर आते हैं वो किसके, डीडी संक्रमण के कारण आते हैं। ठीक, अब एक और आगे चलते हैं इससे। ये तो कलर वाला भी समझ गए आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीख गए, चुंबकीय क्षेत्र हो गए, तीन तीन कॉन्सेप्ट। इसमें कलर देखो, कलर कैसे कैसे होते हैं। जैसे हमने एक कलर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का कलर भी देखा था, है ना? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4, इसका कलर हमने लैब में देखा था। हमने छोटे से एक हमने कोनिकल फ्लास्क लिया था और उसमें कुछ डाला था तो कलर हो गया था। कैसे कलर आया था? पर्पल कलर आया था। हमने लैब में बनाया था, कोनिकल फ्लास्क में बना रखा, 11 वाले सारे बच्चे थे वो, है ना? एक पर्पल कलर, ये KMnO4 मंगवाया था मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना? पोटेशियम मैग्नेट। इसका कलर देखोगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, मैंने कहा था पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2, K2CrO4, है ना? इसका कलर ये देखोगे तो ये डीप येलो होता है, यानी कि हम ये देखेंगे यहाँ पर CrO4 और इस पर 2 - लगाएंगे तो इसका गहरा पीला रंग आएगा, गहरा पीला रंग। ठीक है ना? तो ये अलग अलग कलर आते हैं। उसके बाद यदि हम K2Cr2O7 देखेंगे, इसका कलर कैसा आएगा, ये नारंगी रंग होगा, इसे नारंगी रंग होता है, ऑरेंज कलर, है ना? तो इस प्रकार से कलर अलग अलग होते हैं। तो उसका कारण क्या है, वो उनमें जो होने वाले डीडी स्प्लिटिंग है ना? यानी कि डीडी जो संक्रमण है उसके कारण आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें, ये है मिश्र धातु। मिश्र धातु, अब मिश्र धातु क्या होते हैं, जिसमें दो धातुएं, अलग अलग धातुएं हैं, उनके गुण अलग अलग हैं, उनको मिला करके एक तीसरी प्रकार के गुणों वाला बना देते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर देखो, मिश्र धातुओं में यदि देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रास, ब्रास जिसको हम बोलते हैं पीतल। पीतल किन दो धातुओं से बनता है? तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है हमारे पास, वो अधिकांश मिश्र धातुएं देते हैं। डी ब्लॉक, मैंने कहा ना डी ब्लॉक के तत्व क्या है, रंगीन होते हैं। और साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मिश्र धातुएं होती है, देखो यहाँ पर क्या होंगी, ये मिश्र धातुएं होती है। मिश्र धातु में क्या होगा, मिश्र धातु में जैसे पीतल है, पीतल है बेटा, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। किन दो धातुओं से मिलकर के बना होता है? कॉपर जिंक। बिल्कुल वेरी, यहाँ पर क्या होगा, जिंक और कॉपर या कॉपर या जिंक, इन दो धातुओं को मिला दें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो धातु बनेगा ये मिश्र धातु। ये क्या होगी, ये मिश्र धातु। ये क्या होगी, मिश्र धातु। इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिश्र धातु। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम मिश्र धातु इसको कह सकते हैं। अब दूसरा देखो, यदि हम इसमें और देखेंगे, एक होता है ब्रॉन्ज। ठीक है ना? ब्रॉन्ज क्या है बेटा, ब्रॉन्ज देखेंगे तो ब्रॉन्ज को बोलते हैं हम कांसा, है ना? कांसा, कांसा थालियां देखेंगे, कांसा तो किस चीज से बना होता है? तांबे और टीन। हाँ बिल्कुल, एक टिन होता है और दूसरा हमारे पास तांबा। तो यहाँ पर जितनी भी धातुएं हम बना रहे हैं वो किससे मिल करके बनी है, डी ब्लॉक के तत्व है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक के तत्व। देखो डी ब्लॉक कॉपर है इसमें, है ना? देखो एक और होता है जिसको हम बोलते हैं गन मेटल।
गन मेटल भी कहा जाता है, गन मेटल, है ना? तो गन मेटल जो बना होता है, गन मेटल, एक गन मेटल के नाम से आता है ना? बेल मेटल भी कहते हैं इसको, गन मेटल भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या किस चीज़ से बना होता है? ये होता है बेटा कॉपर, जिंक और टिन। देखो यहाँ 2 हमारे पास क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तीसरा तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, 3 वाला। उसके बाद स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारा, ये तो स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में भी हमारे पास किस-किस का प्रयोग होता है? आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और निकेल हो गया। ये स्टेनलेस स्टील होता है ना? इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, थालियाँ स्टेनलेस स्टील होती हैं, है ना? इस प्रकार से जो हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनसे हम मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु को हम एलॉय बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको एलॉय। क्या बोला जाता है? एलॉय। ये एलॉय जो है ना, अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं और वैसे मिश्र धातु, ठीक है? इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास एक और है मिश्र धातु। उसके बाद है उत्प्रेरकीय गुण। जितने भी हमारे पास मिश्र धातुएं होती हैं, उनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है ना? ये क्या होता है बेटा? उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब क्यों होते होंगे ये उत्प्रेरक? उत्प्रेरक का काम क्यों करते होंगे? क्या कारण है इनके पास कि इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है? तो सबसे पहला कारण देखोगे तो एक महत्वपूर्ण कारण जो लगातार हमारे पास आ रहा है, इनके पास डी कक्षक अपूर्ण होता है। ये शुरू से कारण है बेटा, सबके लिए कारण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पास जो डी कक्षक अपूर्ण होता है। ये शुरू से हमारे पास ये कारण है, बहुत सारी चीजों का कारण ये डी कक्षक क्या होता है, इसमें अपूर्ण होता है। दूसरा क्या होता है, इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल माने इनका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इनका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो अधिक होता है, ठीक है ना? यहाँ पर देखोगे तीसरा जो इनका गुण है, ये सारे इन गुणों के कारण क्या है, उत्प्रेरकीय दिखाता है। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, इनकी देखो बेटा जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या वो कैसी होती है, वो होती है भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे एक पदार्थ दो दो तीन तीन ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। जैसे देखो कॉपर क्या कर रहा है, एक ऑक्सीकरण संख्या भी दिखाता है और दो भी दिखाता है। तो इनके किसी के क्या होता है, जैसे माना ऑक्सीजन संख्या मैग्नीज है, मैग्नीज तो बहुत सारी भी दिखाता है, उसकी ऑक्सीजन संख्या बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन तो अलग चीज हो गया है ना, तो इसमें अलग अलग ऑक्सीजन संख्या है, यानी कि दो तीन, एक दो तीन चार अलग अलग। जैसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे तो उनकी फिक्स होती है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होती है, क्या करते हैं, ऑक्सीजन संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, और उसके कारण क्या होगा, ये उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है, ठीक है ना? और इनमें क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है, यौगिक बनाने की क्षमता होती है। इसके कारण, इतने गुणों के कारण ही क्या होता है, इन गुणों के कारण ये उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है, ठीक है ना? अब देखो कैसे, देखो यदि हम पहले तत्व को देखते हैं, तो सबसे पहला तत्व हमारे पास स्कैंडियम है। स्कैंडियम किसी भी प्रकार का उत्प्रेरकीय गुण नहीं दिखाता है, स्कैंडियम उत्प्रेरकीय गुण नहीं दिखाता। लेकिन इसके बाद जो दूसरा तत्व आता है, दूसरा जो एलिमेंट आता है, वो हमारे पास है टाइटेनियम। और इस टाइटेनियम के पास एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है, ये क्या कर देता है, टाइटेनियम से
टाइटेनियम क्या करता है कि टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि TiCl4 और दूसरा होगा इथाइलिन ट्राइइथाइलिन एल्युमिनियम, इन दोनों के मिश्रण से एक उत्प्रेरक पदार्थ का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर ये टाइटेनियम हो गया, और जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा कंपटीशन टेस्ट में, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिगलर जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है ना? ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना? यहाँ पर इस प्रकार से टाइटेनियम से बनता है। और इसमें इसका उपयोग कहाँ होता होगा? इसका जो उपयोग होता है, ये जो हमारे पास क्या होगा, पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन, है ना? और कैसे पॉलीथीन? ये हमारे पास एचडी पॉलीथीन, ये एचडी पॉलीथीन बनाने के काम आता है, ठीक है? तो हमारे पास एचडी पॉलीथीन किससे बनती है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट से बनती है। इसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, टाइटेनियम एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रहा है। अब उसके बाद वैनेडियम को देखो, इनके सबके लगभग लगभग क्या होंगे, वैनेडियम। इसके बाद वैनेडियम आता है, और वैनेडियम का यदि उत्प्रेरक देखोगे तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, V2O5 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। और इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो उस सल्फ्यूरिक, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस से हट गया सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने, लेकिन पहले बहुत पूछा भी जाता था बोर्ड की एग्जाम में। संपर्क विधि से, एक संपर्क विधि होती थी जिससे हम क्या करते थे, संपर्क विधि से, संपर्क जो विधि है, संपर्क विधि से हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते थे, H2SO4 का निर्माण। तो इस विधि से क्या होता था, इस विधि से हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे, और उसमें हमारे पास कैटालिस्ट क्या होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। कैसे? जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, और इस पर ऑक्सीजन जोड़ना है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता था, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5, है ना? और जब वैनेडियम पेंटॉक्साइड लेते थे तो क्या बन जाता था, ये हमारे पास SO3 में कन्वर्ट हो जाता था, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। किस में कन्वर्ट होता था बेटा? SO3, SO3 में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना? तो ये फिर SO3 में कन्वर्ट हो जाता, फिर पानी से अभिक्रिया करके H2SO4 बना देता, है ना? तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा, हमने जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड है, ये उत्प्रेरक का काम कहाँ पर करता है? ये करता है, जैसे हमारे पास इथाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? और इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाना चाहें, है ना? हाइड्रोजन की रिएक्शन, ठीक है? हाइड्रोजन भी नहीं होगा बेटा इसमें, इथाइलिन हम सिंपल ले सकते हैं ना, हाइड्रोजन छोड़ देने से। और इसको हम क्या करते हैं, सीधे वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 लेते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये सीधे बेंजीन बना देता है। देखो, एस्टिलीन से सीधे बेंजीन बन जाएगा, हाइड्रोजन छोड़ देने इसमें, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे डायरेक्ट क्या होगा, वैनेडियम पेंटॉक्साइड लेंगे, इथाइलिन, तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 के 6 ये क्या बना देगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी काम आता है। तो ये सारा किसका क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे, यानी कि जो एरोमेटिक यौगिक है उसको बनाने के लिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं, किसका, उत्प्रेरक का। और किसके हैं ये उत्प्रेरक, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के उत्प्रेरक, किसके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अन्य भी उत्प्रेरक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम का उपयोग भी किया जाता है। क्रोमियम का उपयोग हम कर सकते हैं एरोमेटिक, है ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें किया जाता है। तो क्रोमियम का जो वो होगा, जैसे एक हो गया Al2O3 और प्लस Cr2O3, ये कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट बन जाता है, ठीक है ना? इसको क्रोमियम कैटलिस्ट होगा, और ये इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में किया जाता है, ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इसकी उपयोग किया जाता है। मैग्नीज को देखो,
यदि Mn को देखेंगे तो Mn भी क्या होगा? Mn भी हमारे पास कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे MnO2 MnO2 के रूप। तो MnO2 में किस प्रकार से हो सकता है? जैसे हमने लेते हैं CkClO3 पोटेशियम क्लोराइड, और इसको यदि हम अभिक्रिया करवाएं और यदि हम क्या लेंगे, इसमें MnO2 लेंगे, तो ये 10-15 मिनट में क्या कर देगा, एक KCl बना देगा और प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन बनाने में हमारे बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें लगभग कितना, थोड़ा गर्म करेंगे इसको, तो 15 से 20 मिनट में ऑक्सीजन बनने लग गए। तो ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है ना? तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो देखो, कैटालिस्ट का प्रयोग किया हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड का। आयरन का भी उपयोग किया जाता है। जो आयरन होता है, आयरन भी हम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं N2। देखो हमारे पास है N2 + 3H2 अमोनिया बनाने में, है ना? और यहाँ पर हम आयरन लेते हैं Fe, यहाँ मोलिब्डेनम भी आता है और ये बना देता है 2 मॉलिक्यूल NH3। तो ये आयरन भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी आप लोगों ने देखे हुए हैं अन्य जो यौगिक हैं, बहुत सारे यौगिक हैं इसमें, है ना? उनके बारे में चलो कुछ कल बताता हूँ मैं इसके।